नमस्कार, आदाब। कर्नाटका वायर के हमारे प्रोग्राम जनता, नेता और सत्ता में पिछले एपिसोड में हमने चुनावी विश्लेषण किया था बबलेश्वर मतक्षेत्र का। इस एपिसोड में हम चुनावी विश्लेषण करेंगे बीजापुर शहर का, एक ऐतिहासिक शहर का जो जाना जाता है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए, खासकर गोल गुम्बद जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर है। तो आज हम जानेंगे बीजापुर शहर का पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है, क्या उठापटक चल रही है, कौन अखाड़े में है, कौन अखाड़े में आने की कोशिश कर रहा है। पहले जानेंगे बीजापुर में कुल मतदाताओं की संख्या। ज़िला प्रशासन के अनुसार बीजापुर शहर के कुल वोटर की संख्या है करीब 2,41,600 के आसपास। पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,21,000 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1,19,000 है। बीजापुर शहर के फ़िलहाल एमएलए हैं डॉक्टर मकबूल बागवान, कांग्रेस के। ख़ास बात यह है कि जब 2013 में असेंबली चुनाव हुआ था तो उस वक्त डॉक्टर मकबूल बागवान ने बहुत भारी अंतर से, करीब 10,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीत गए थे। ख़ास बात यहाँ यह है कि डॉक्टर बागवान, जिनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था, बावजूद इसके उनको पहली ही बार एमएलए का सीट मिला। ज़िंदगी में पहली बार सीधे उनको एमएलए का सीट मिला और वो जीत भी गए भारी मतों के अंतर से। तो ये दिलचस्प था बीजापुर शहर के लिए। 5 साल पहले तक डॉक्टर बागवान तकरीबन न के बराबर लोगों में जाने जाते थे। उनके कुछ चंद बिजनेसमैन दोस्त के अलावा, क्योंकि वो पेशे से बिजनेसमैन हैं, तो आम जनता डॉक्टर बागवान का नाम खासकर जानती नहीं थी और उनको कोई पहचानता भी नहीं था। इसके बावजूद डॉक्टर बागवान को कांग्रेस से टिकट मिला और वो जीत भी गए। कई लोग मानते हैं कि डॉक्टर बागवान एक लकी एमएलए हैं। लकी इसलिए क्योंकि जहां अलग अलग पार्टियों में लीडर्स हैं, उनको बरसों काम करना पड़ता है, ईंटें रगड़ने के बाद भी कई नेताओं को टिकट नहीं मिलता एमएलए का। ऐसे में डॉक्टर मकबूल बागवान, जिनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, जिनको 2013 तक कोई जानता भी नहीं था, उनको न सिर्फ टिकट मिला बल्कि वो जीत भी गए। जितनी आसानी से टिकट मिला उतनी आसानी से उनकी जीत भी दर्ज हो गई। लेकिन 2013 और 2018 आते आते हालात काफ़ी बदल गए हैं राजनीतिक तौर पर डॉक्टर बागवान के लिए। एक तरह से उस वक्त उनके राहों में एक फूल बिछे हुए थे, उतनी आसान जीत थी। लेकिन इन 5 सालों में वही राहों में ऐसा लग रहा है कि कांटे ही ज़्यादा हैं। बहुत सारा पानी बह चुका है इस 5 सालों में, और जो आसानी उनको थी टिकट मिलने और जीतने में, लगता है कि वो आसानी इस 5 सालों में नहीं है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा, यहाँ कहें कि जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है टिकट हासिल करने के लिए। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हम नज़र डालें कि आखिर क्या फैक्टर थे जिनकी वजह से डॉक्टर मकबूल बागवान की जीत पक्की हुई 2013 के चुनाव में। कई पॉलिटिकल एनालिसिस मानते हैं कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डॉक्टर मकबूल बागवान को जीत हासिल हुई। उसमें से पहला है कि मुसलमानों का, जो बीजापुर में करीब 40% आबादी है, उनका एक होना, यूनाइट होना, और इस वजह से कि उनको ये लगता था कि बीजापुर शहर से एक मुसलमान एमएलए होना ज़रूरी है। तो ये सोचकर सारे मुसलमान, एक क्या कहें कि बड़ी तादाद में मुसलमान एक हो गए और ये यूनाइट होके वोट देने की वजह से डॉक्टर मकबूल बागवान की जीत हो गई। दूसरा फैक्टर, अप्पू पट्टन शेट्टी जो 2013 से पहले एमएलए थे बीजेपी से और 2 बार वो एमएलए बन रहे थे, तो एक तरीके से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा था अप्पू पट्टन शेट्टी के खिलाफ
लोगों को लगता था कि एक अलग चेहरे की ज़रूरत है, एक बदलाव की ज़रूरत है। तो ये सोचकर भी सत्ता विरोधी एक जो लहर चल रही थी, इसका फ़ायदा डॉक्टर मकबूल बागवान को हुआ, और जिसमें अप्पू पट्टन शेट्टी की हार हुई। और तीसरा फैक्टर जो डॉक्टर मकबूल बागवान के फ़ायदे में गया, और वो ये है कि अप्पू पट्टन शेट्टी के जो बड़े राजनीतिक विरोधी हैं, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़, पिछले चुनाव में वो जेडीएस से खड़े थे। क्योंकि मकबूल बागवान के खिलाफ दो दिग्गज नेता खड़े थे, अप्पू पट्टन शेट्टी और बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़, तो इसमें दो नेताओं के वोट बट गए। इन वोटों का बटने का सीधा फ़ायदा डॉक्टर मकबूल बागवान को हुआ। लेकिन आज 5 साल के बाद, जहां चुनाव आने वाले हैं 2018 के, चीज़ें बहुत बदल गई हैं डॉक्टर मकबूल बागवान के लिए। और कई लोग मान रहे हैं कि हो सकता है कि इनको इतनी आसानी ना हो इस बार टिकट हासिल करने में और साथ ही साथ जीतने में। कई लोगों का, खासकर आम जनता का हो या कांग्रेस के लीडरों का, मकबूल बागवान पे ये इल्ज़ाम है कि जीतने के बाद वो एक तरीके से लोगों से काफ़ी दूर रहे, दूरी बनाए रखी। लीडरों को भी वो, उनके साथ भी खास उनके ताल्लुकात नहीं रहे। इसी वजह से जहां लोग उनके खिलाफ हो गए, एक तरह से नाराज़ थे, वहीं कांग्रेस के कई सारे लीडर भी उनके खिलाफ थे। और कई लोग मानते हैं, खासकर कांग्रेस के लीडर मानते हैं कि क्योंकि मकबूल बागवान इन लीडरों को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, तो उनको भरोसे में न लेने की वजह से कई लीडर उनसे नाराज़ भी चल रहे हैं, और कुछ लोग पार्टी छोड़ भी चुके हैं, ये भी कई लीडर मानते हैं। और इसका खुला उदाहरण एक मिला जब पिछले कुछ दिन पहले केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी, जो कांग्रेस के इंचार्ज भी हैं कर्नाटका के, केसी वेणुगोपाल, जब वो बीजापुर आए थे, तो उस वक्त कई सारे कांग्रेस के लीडर उन्हें मिलकर उनसे ये रिक्वेस्ट भी की या उनको ये बात बताई, अपनी नाराज़गी जाहिर की और उनसे डिमांड की कि डॉक्टर मकबूल बागवान को इस आने वाले चुनाव में टिकट ना दें। इसके अलावा कुछ दिन बाद उन्होंने एक प्रेस नोट भी मीडिया में दिया, जिसमें खुलेआम तौर पर उन्हें कहा कि अगर मकबूल बागवान को कांग्रेस टिकट देती है तो एक तरीके से कांग्रेस की हार भी होगी। या ये कहना है कि डॉक्टर बागवान को टिकट मिलना और कांग्रेस की हार एक तरीके से उन्होंने इक्वल कर दिया। ये बड़ा इल्ज़ाम भी डॉक्टर मकबूल बागवान पे लगा कि डेवलपमेंट के काम, विकास के कामों में उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। बीजापुर के बहुत सारे अहम बड़े काम जो आज भी एक तरीके से लटके पड़े हैं या बिल्कुल कछुए की स्पीड से जा रहे हैं, और वो हैं मास्टर प्लान। ये जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बीजापुर में था, जहां बीजापुर को डेवलपमेंट के लिए, बीजापुर की सड़कों को चौड़े करने के लिए, यहाँ के ट्रैफिक को कम करने के लिए मास्टर प्लान का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था, जिसमें करीब 16 सड़कें बननी थी। लेकिन आज 5 साल भी बीतने के बाद भी शायद सिर्फ 2 ही सड़कें हैं जिनका काम हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ। मतलब ये है कि जो एक अहम काम था, एक प्रोजेक्ट था मास्टर प्लान, वो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा 24 घंटे पानी, 24/7 जो लोगों को पानी देने का, पीने का पानी देने का जो प्रोजेक्ट था, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। अंडरग्राउंड ड्रेनेज UGD, वो भी पूरा काम नहीं हुआ। ट्रैफिक के मसले अभी वैसे हैं। ये दूसरा एक प्रोजेक्ट था बीजापुर में, एक लोकल सिटी बस स्टैंड बनाने का, अलग सिटी बस स्टैंड की मांग थी, वो भी काम पूरा नहीं हुआ। बावजूद इसके कि बीजापुर में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, टूरिज़्म के काम भी बिल्कुल ख़ास हुए नहीं हैं। इसके सारा इल्ज़ाम, इसकी ज़िम्मेदारी लोग मकबूल बागवान पे ही डालते हैं। उनका ये मानना है कि जो 5 साल में डॉक्टर मकबूल बागवान काम कर सकते थे, जिसमें बहुत सारा डेवलपमेंट का काम होता था, बीजापुर एक
एक बेहतरीन शहर हो सकता था। लेकिन डॉक्टर मकबूल बागवान के उनके दिलचस्पी न लेने की वजह से ये काम नहीं हुए। जहाँ ये सारे चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारे फैक्टर डॉक्टर मकबूल बागवान के ख़िलाफ़ जा रही हैं टिकट लेने में या आने वाले चुनाव में जीतने में, तो एक फैक्टर ऐसा भी है जो हो सकता है कि डॉक्टर मकबूल बागवान के फेवर में जाए, उनके बेनिफिट में जाए। और वो ये है कि कांग्रेस में एक पुराना एक चलन है कि वो आम तौर पर जो प्रेजेंट एमएलए हैं उन्हीं को टिकट देते हैं। ये कई मर्तबा कई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने देखा है जहां कांग्रेस जो हाली एमएलए है उन्हीं को टिकट देते हैं। तो अगर इसी सिस्टम को वो बरकरार रखते हैं, कांग्रेस इसी चलन को वो बरकरार रखते हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर मकबूल बागवान को फिर से टिकट मिल जाए। और टिकट मिलने के बाद ये भी हो सकता है कि लोग सोचें, अपना मूड बनाएं, खासकर मुसलमान मूड बनाएं, ये सोच और एक बार डॉक्टर मकबूल बागवान को हम चुनाव में जिता सकते हैं, उनको फिर से एक मौका दे सकते हैं अगर ये लोगों में ख्याल आता है तो। लेकिन फ़िलहाल ये हालात थोड़े से उनके लिए उनके खिलाफ ही दिख रहे हैं। तो ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस हाईकमांड क्या अपने चलन को बरकरार रखती है या इतने सारे विरोध के चलते हुए हाईकमांड किसी और को टिकट देती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा। अगर डॉक्टर मकबूल बागवान को फिर से टिकट मिलता है तो फिर एक अलग फ़ाइट होगी, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो एक ऐसी हालात होगी जहां डॉक्टर मकबूल बागवान जो 5 साल पहले किसी आमतौर पे कोई खास जाने नहीं जाते थे, फिर भी लोगों ने उनको जिताया और 5 साल बाद यह हालत हुई कि उनको जीतना तो दूर, उनका टिकट ही कट गया। तो ये भी एक बड़ी विडंबना ही होगी बीजापुर के एमएलए के साथ। अब ज़रा नज़र डालते हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है। जितना घमासान कांग्रेस में चल रहा है टिकट के लिए, उतना ही घमासान एक तरीके से बीजेपी में है। जहां कांग्रेस में उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त ही बनती जा रही है, जिन्होंने अपना नाम ऑलरेडी केपीसीसी को दिया है और वो टिकट के लिए सारे जोड़ तोड़ कर रही हैं। वो चाहते हैं कि टिकट मिले, तो वो दूसरे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अपना पत्ता फेंका है चुनावी अखाड़े में। बिल्कुल यही हालात बीजेपी में भी हैं। वहाँ भी बीजेपी ने अब तक किसी एक उम्मीदवार को फाइनल किया नहीं है, क्योंकि वहाँ भी इतने सारे उम्मीदवार बन चुके हैं। बीजेपी के लिए भी एक तरीके से सिरदर्द बन गया है कि आखिर टिकट किसको दें। वैसे नाम तो चलन में आ रहा है अप्पू पटेल शेट्टी का फिर से, लेकिन कई लोग मानते हैं, बीजेपी के अपने पार्टी के लोग भी मानते हैं कि खुले तौर पर वैसे हाईकमांड उनके खास फेवर में नहीं है, इसीलिए और कई सारे दावेदार भी अखाड़े में उतर चुके हैं। इसी बीच बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वापस बीजेपी में आए। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल फ़िलहाल एमएलसी हैं। उनको बीजेपी से कुछ अरसा पहले निकाल दिया गया था और वो वापस कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में आएँ और बीजेपी से ही बीजापुर शहर से उनको टिकट मिले। जहां वो बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं, वहीं अप्पू पट्टन शेट्टी, इनके बारे में सुनने में आ रहा है कि अगर बीजेपी उनको बीजापुर से टिकट नहीं देती तो वो जेडीएस का दामन थामेंगे। तो बीजेपी ने भी अब तक तय नहीं किया है कि आखिर वो किसको अपना उम्मीदवार बनाएं। इन दोनों के बीच, बसनगौड़ा और अप्पू पट्टन शेट्टी के बीच, हो सकता है कि बीजेपी के हाईकमांड किसी तीसरे कैंडिडेट को भी मैदान में उतारे। तो ये भी बीजेपी की चुनावी विश्लेषण। अगर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे जेडीएस में, तो जेडीएस में वैसे देखा जाए तो कोई खास टक्कर का कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, लेकिन हो सकता है कि 3 में से किसी एक को टिकट मिल जाए या कोई और दूसरा भी बाजी मार जाए। वो है नाना गौड़ा बिरादार, एलएल उस्ताद, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थे, अब वो जेडीएस में आए हैं। और अगर महिला कैंडिडेट को जेडीएस टिकट देने की सोचती है तो फिर
उनके कैंडिडेट रहेंगे रेशमा पडेगनूर। तो ये जेडीएस की बात है। इनके अलावा जैसे कांग्रेस बीजेपी हो या जेडीएस के अलावा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां भी इस चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, जैसे कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या एमआईएम हो। ये भी अपने उम्मीदवार पिछले आने वाले चुनावों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था बीजापुर शहर का चुनावी विश्लेषण। अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कोई और बीजापुर के किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी पे नज़र डालें और वहाँ की चुनावी विश्लेषण करें। तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए कर्नाटका वायर से। जय हिंद।